नमस्कार। आज हम आपके सामने इससे पहले की जो व्याख्यान की जो श्रृंखला रही उसमें शास्त्रीय संगीत एवं कल्पना इस विषय पर हमने प्रकाश डाला था। इसी विषय पर हम और आगे आपको कुछ और जानकारी देने का प्रयास करेंगे। शास्त्रीय संगीत एवं कल्पना, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि कल्पना का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक बहुत बड़ा स्थान है। विशेषकर जब हम उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो कल्पना यानी इमेजिनेशन यानी क्रिएटिविटी, कुछ नई चीज जो है वो सामने लेकर आना, या हम कहें एक नए तरीके से विस्तार करना, किसी चीज की बढ़त करना, या जैसे कि शास्त्रीय संगीत में रागों की बात आती है या हम इसको रागदारी संगीत भी कहते हैं। तो उसके साथ जो ये एक क्रिएटिविटी या कल्पना या इमेजिनेशन या बढ़त या विस्तार या बरतना, ये जो शब्द जुड़े रहते हैं, ये अपने आप में उसको एक विशेष स्वरूप प्रदान करते हैं। तभी तो वो अन्य संगीत से अलग है। देखिए, कभी कभी जब हम किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट को सुनने जाते हैं, कोई संगीत सभा हम सुनने जाते हैं, तो विद्यार्थियों को विशेष तौर पर जब वे सुनते हैं तो एक राग को कोई कलाकार घंटों गाता है या बजाता है। अब आज के समय में तो थोड़ा समय का जो है कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन हो गई, तो कुछ कॉन्सर्ट्स के जो समय हैं वहाँ पर कम कर दिए जाते हैं, लेकिन अभी भी ये परंपरा जो है वो कायम है। जो संगीत सभाएं होती हैं उसमें रागों को लेकर जो विस्तार किया जाता है, यानी रागों को जो घंटों उसकी बढ़त की जाती है, या राग को लेकर जो है एक कलाकार जो अपनी प्रस्तुति देता है, तो ये एक बड़े आश्चर्य की बात लगती है कि कैसे वो राग घंटों जो है एक कलाकार प्रस्तुत करता है। तो विद्यार्थियों को, क्योंकि ये जिज्ञासा तो रहती है, जब कोई भी राग है तो उस राग के बारे में हम विशेष तौर पर विद्यार्थियों को बताते हैं। जब किसी भी राग की हम इंट्रोडक्शन उनको देते हैं, परिचय देते हैं, या सिखाने से पहले हम बताते हैं ये अमुक राग है, इस राग को इस थाट से उत्पन्न माना जाता है, अमुक इसकी जाति है, इसका वादी ये स्वर है, संवादी ये स्वर है, इत्यादि इत्यादि हम विशेषताएं या राग का विस्तार बताते हैं। इस विस्तार के अंतर्गत हम विद्यार्थियों को बताते हैं कि राग का आरोह ये है, अवरोह ये है, पकड़ ये है। यानी आरोह में जो स्वर प्रयोग होते उनके बारे में उनको गा के बताते हैं, अवरोह में जो स्वर प्रयोग होते उनके बारे में उनको गाकर बताते हैं या बजाकर बताते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली बताते हैं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हम इसको मात्र पढ़कर नहीं जान सकते, जब तक कि उस पे प्रयोग या क्रियात्मक स्वरूप उसका नहीं जान पाए, तब तक हमें ये विषय नहीं आता। इसीलिए परफॉर्मिंग आर्ट कहा गया है इसको। तो जब हम राग के बारे में मात्र आरोह, अवरोह और पकड़ बताते हैं तो ये कॉमन सा एक इंट्रोडक्शन होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि राजस्थान जो है भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, और राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है। राजस्थान में इस तरह के वस्त्र पहने जाते हैं। राजस्थान का मुख्य खाद्य पदार्थ ये है। राजस्थान में इस प्रकार का वेदर रहता है। राजस्थान में रेगिस्तान भी मिलते हैं। तो ये एक बड़ा कॉमन सा एक इंट्रोडक्शन या बिल्कुल साधारण सी मैंने आपको राजस्थान के बारे में बताया। लेकिन राजस्थान को जानने के लिए आपको राजस्थान जानना होगा। वहाँ के कल्चर को आपको समझने के लिए आपको कुछ समय वहाँ पर व्यतीत करना होगा, और तब जाके जब आप वहाँ लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, जब बहुत करीब से वहाँ के लोगों को देखेंगे, उनकी दिनचर्या को देखेंगे, उनकी संस्कृति को देखेंगे, तब जाके आप कुछ उसके बारे में थोड़ा बहुत जान पाएंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। हमने मात्र किताबों में हम यदि पढ़ दें कि राजस्थान का कल्चर ये है, तो हमें उसके बारे में मात्र एक किताबी नॉलेज होगी।
इसी प्रकार से जब हम राग की बात करते हैं तो राग के बारे में हमने यदि ये जान लिया कि राग वागीश्वरी जो है या राग वागेश्वरी जो है वो रात्रि को गाए जाने वाला राग है और इस राग को जो है काफ़ी थाट से उत्पन्न माना गया है। गांधार और निषाद इसमें कोमल है, इसका जो है बहुत मधुर इसका स्वभाव है और इसमें ये एक विस्तार का राग है। मंद्र मध्य तार तीनों में इसका विस्तार होता है। इसकी ये आरोह है, अवरोह है, पकड़ है। तो इससे तो हमने राग के बारे में एक क्या कहना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज हमने उसके बारे में जान ली। अब राग को यदि हमें कोई कहता है कि इस राग को आप इसका विस्तार कीजिए या इस राग को आपने आधे घंटे प्रस्तुत करना है या इस राग को आपने 1 घंटा प्रस्तुत करना है इत्यादि इत्यादि, तो एक बड़ा प्रश्न आता है विद्यार्थियों के सामने कि राग का विस्तार कैसे किया जाए, कैसे हम राग को एक आरोह अवरोह और पकड़ के द्वारा कैसे विस्तार करें। तो स्वाभाविक है कि ये प्रश्न आना बहुत ही विद्यार्थी अक्सर पूछते हैं कि ये कैसे बढ़त की जाती है। तो यहाँ पर हमें कल्पना यानी क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन बहुत बहुत काम आती है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, कल्पना है, इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, कुछ नया उसमें उत्पन्न करने के लिए प्रयोग जो है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस अनुशासन में या राग के उस दायरे में हमें रहना पड़ता है। उस सीमा को उल्लंघन नहीं कर सकते। वो जो नियम है राग के, वो जो राग में प्रयोग होने वाले स्वर हैं, वो जो राग में किस प्रकार से उन स्वरों का प्रयोग किया जाता है, राग में कौन सी विशिष्ट स्वर संगतियां हैं या राग में कौन सा ऐसा स्वर है जिसका प्रयोग करने से राग बिगड़ सकता है, राग यदि थोड़ा वक्र है या कौन सी स्वर संगति जो है वो राग को विशिष्ट बनाती है, किस स्वर का प्रयोग मात्र एक कण के रूप में किया जाता है या मात्र उसको जो है बस थोड़ा सा कहीं कहीं पर अवरोह में या आरोह में उसका प्रयोग होता है। तो ये सब बातें जो है उसके शास्त्र को बनाती हैं, यानी उसके नियमों को, उसके अनुशासन को बनाती है। और इस अनुशासन का जब हम पालन करते हैं या इन नियमों का जब हम पालन करते हैं शुरू से अंत तक, तो वो शास्त्र बनता है। यानी हमें उसका पालन तो करना ही करना है, तो वो शास्त्र बनता है। उस डिसिप्लिन को फॉलो करना है और इस शास्त्र को जब हम करते चले जाते हैं, फॉलो करते चले जाते हैं, और मैं कहती हूँ कि जब से ये राग बने हैं तब से जो है इन रागों में इनके शास्त्र को कलाकार या संगीतज्ञ या गुरु लोग उसको उसी तरीके से फॉलो करते जाते हैं, तो वो उसके शास्त्र का निर्धारण करता है। इसीलिए तो शास्त्रीय संगीत कहते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, कभी कभी कुछ छोटे प्रयोग भी रागों में हुए हैं जिसने राग के पहले के स्वरूप और वर्तमान के स्वरूप में थोड़ा बहुत चेंज जो है वो लेकर आए हैं। ये एक अलग विषय है। विद्यार्थियों के लिए मात्र इतना जानना कि हम इस राग के बारे में किस प्रकार से हमें पूरी जानकारी है और उसको लेते हुए कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं राग को, तो ये जानना ज़्यादा आवश्यक है। मैंने जो बात कही कि हम राग के जो डिसिप्लिन है, राग का जो राग के नियम है, जो राग का तरीका है राग को बरतने का, उसमें हम किसी प्रकार का चेंज नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि राग जो है वो बिगड़ भी सकता है। जैसे मैं कहती हूँ कि किसी स्वर पर न्यास होना, तो वो सही बात है, लेकिन जिस स्वर पर न्यास नहीं है उसकी बजाय हम किसी और स्वर पर न्यास करें तो राग जो है कहीं और पहुंच सकता है, या राग की जो वास्तविक जो उसका अपना एक चित्र है, अपना एक स्वरूप है, वो बिगड़ सकता है। तो कल्पना शक्ति का, यानी हमारी अपनी इमेजिनेशन का, हमारी क्रिएटिविटी का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए, और उसको प्रयोग करते हुए हमने किस प्रकार राग का आनंद स्वयं भी लेना चाहिए और दूसरों के लिए भी हम राग को उस तरीके से प्रस्तुत करें कि दूसरा भी उसका आनंद ले सके। तो आज के हम अपने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए शास्त्रीय संगीत एवं कल्पना, इस चीज़ को लेके थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं।
आज हम इस विषय को समझाने के लिए आपको राग वागीश्वरी या राग वागीश्वरी का उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण लेते हुए आपको हम उसकी एक रचना यानी विलंबित रचना, विलंबित ख्याल यानी बड़ा ख्याल को लेते हुए उसका उदाहरण आपको बताएंगे। अब राग वागेश्वरी या राग वागीश्वरी का यदि हम आरोह अवरोह लेते हैं तो वो किस प्रकार से है। सा द ने सा ग म ग म द नि सा नि द म प द ग म ग म ग रे सा। ये यानी राग में स्वर असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी चढ़ते हुए और उतरते हुए रागों का क्रम कैसा रहेगा। सा ग म द नि सा, तो ऐसे भी इसका आरोह ले सकते हैं। अवरोह सा नि द म प द ग म ग रे सा, अवरोह में इस प्रकार से लिया जाता है। और इसकी पकड़ दें, ग म द नि द म ग म ग रे सा। मध्यम इसका वादी है, षड्ज संवादी है, तो मध्यम पर न्यास होना तो स्वाभाविक बात है। सा ग म द नि सा ग म ग म द म सा ग म ग म द नि द म, तो मध्यम बहुत प्रोमिनेंट है, मध्यम को बार बार दिखाना पड़ता है। अब इसमें एक विशिष्ट स्वर समुदाय आपको सुनाई दिया, सा नि द म प द ग। ये जो फ्रेज है, ये यहाँ पर पंचम बहुत अल्प प्रयोग हो रहा है, लेकिन बड़ा खूबसूरत लगता है। म प द ग म ग म ग रे सा, यानी ये फ्रेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ये आते ही राग वागीश्वरी की अपनी अलग खूबसूरती को सामने लेकर आता है। तो हम जब इस प्रकार से आरोह अवरोह हम जान लेते हैं और हमें पता है कि इसकी पकड़ ये है, अब इसकी विशिष्ट स्वर संगतियां हमें पता चल जाती हैं, तो हम राग का विस्तार यानी राग की कल्पना करने में हम बहुत अपने आप को एक तरह से कहें कि बहुत सुविधा हमको मिलती है, और हमारी इमेजिनेशन की यात्रा शुरू हो जाती है, कल्पना की यात्रा शुरू हो जाती है, और हम राग का विस्तार धीरे धीरे कर सकते हैं। 2-3 बातें आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जब हम राग वागेश्वरी को गा रहे हैं या राग वागीश्वरी जिसे कहा जाए, इसको गा रहे हैं, तो कुछ स्वर संगतियां हम लेते हैं। कैसे, ध नि सा पहली, दूसरा सा ग म, तीसरा ग म द नि द म, ग म द नि नि द म, चौथा म प द ग, पांचवा म ग म ग रे सा। तो ये स्वर संगतियां अपने आप में राग की कल्पना करते हुए राग की बढ़त करने में बहुत सहायक होती हैं। जैसे एक उदाहरण तौर पे हम अक्सर बच्चों को देखते हैं कि कोई एक गेम होता है, उस गेम में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स को जोड़कर उनको, यदि छोटे बच्चों की हम बात करें, उनको उदाहरण दिया जाता है कि ये भारत का नक्शा है, इसको आप ज्वाइन करके इसका भारत का नक्शा बनाइए। तो उसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसको बच्चा ज्वाइन करते हुए
अंत में भारत का नक्शा बनाता है। जब हम उसको देखते हैं तो वो भारत का नक्शा हमारे सामने बिल्कुल सामने हमको दिखाई देता है। लेकिन वो अलग अलग जो पार्ट्स हैं या हम कहें स्टेट्स की जो वो कटिंग्स उसमें रहती हैं, वो एक जॉइंट करके भारत के स्वरूप को सामने लेकर आने में मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। इसी प्रकार से राग का विस्तार करते वक्त जब हम राग की विशिष्ट स्वर संगतियों को जानते हैं या उनको हमें पता होता है, उनका अभ्यास किया होता है, तो राग के विस्तार करने में हमें बहुत बड़ी सहायता मिलती है। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने राग बागेश्वरी का विलंबित ख्याल प्रस्तुत करती हूँ, जो कि आपको ये समझने में बहुत सहायक होगा कि कैसे उसमें कल्पना हम अपना राग के स्वरों से किस प्रकार से नई नई चीज लेकर सामने आते, जो कहते हैं कि क्रिएटिविटी, या हम कहें कि कभी कभी आलाप करते वक्त हमें सूझता नहीं हम आगे कैसे बढ़े, तो यहाँ पर ये आपको सहायक होते हैं। राग बागेश्वरी की ये बंदिश जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है विलंबित ख्याल की, और विलंबित एक ताल में इस बंदिश को गाया जाता है। थोड़ा सा राग का इंट्रोडक्शन। मदनी धनी सा दनी सा गा मा सा गा मा गा रे सा नि सा नि दा ग नि नि दा मदनी सा। ये मैंने राग का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, जो कि आरोह अवरोह में से ही ली हुई चीजें थी। यहाँ मुख्य स्वर संगतियां जो मैंने आपको बताई, दनी सा गा मा मध्यम पन्यास, सा गा मा गा मा गा रे सा नि दा मदनी सा। इसीलिए मैं आपको ये स्वर में गाकर बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। अब बंदिश के बोल हैं, कौन गत भई पिया ना पूछे मोरी एक कहूँ बात। तो अब इस बंदिश को विलंबित एक ताल में हम गा रहे हैं। कौन गत भई अब ये तो थी बंदिश, ताल चल रही है।
मैंने आपको विशिष्ट स्वर संगतियां बताई। अब मेरी कल्पना आरंभ हो चुकी है, लेकिन मुझे कुछ नियम पता है। एक तो मुझे नियम पता है कि जब हम विलंबित ख्याल में विस्तार करते हैं तो हम पहले मंद्र के स्वरों पर जाते हैं, जो मैंने आपको रागों के विस्तार वाली श्रृंखला में आपको बताया किस प्रकार से आलापचारी के 4 मुख्य भाग होते हैं, उनको लेते हुए आलाप किया जाता है। तो यहाँ पर ये नियम भी लागू होगा। और दूसरा, राग को जानते हुए हम कौन सा वादी है, कौन सा संवादी है, क्या विशिष्ट स्वर संगतियां हैं, किस स्वर पर न्यास किया जाता है, किस स्वर पर न्यास नहीं किया जाता है, कौन सा स्वर मात्र एक छोटे कण की तरह प्रयोग होता है, कौन सा स्वर जो है सिर्फ एक खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो है बताया जाता है। तो ये सब जो बातें हैं, ये इसके शास्त्र को फॉलो करते हुए मैं राग को एक्सप्लोर कर रही हूँ। कैसे एक्सप्लोर कर रही हूँ? अपनी कल्पना शक्ति के सहायता से। आलापचारी का पहला स्वस्थान आपने देखा मैंने आलाप में ही, आकार में ही इसको गाया। अब थोड़ा स्वरों में बताती हूँ, फिर उस पर बोल कैसे है। ये मेरी सारी कल्पना या क्रिएटिविटी जो यहाँ पर काम आ रही है। मदन धन मदन धन दसा कौन गत अब मैंने आपको आकार में बताया, मैंने आपको स्वर भी बता दिए। अब इसमें जब हम बोल आलाप करते हैं, यानी जो बंदिश के बोलों को लेके आलाप किया जाता है, तो कैसे आएगा? हम यहाँ पर ये देखें कि भाई जो ऐसे शब्द ले, ऐसे अक्षर ले जिनको कि प्रोनाउंस करने में, जिनको गाने में, आलापचारी करने में असुविधा न हो। हमें देखना है कहाँ से मुखड़ा उठा रहे हैं। अब वही शब्दों को लेके हमने जो है विस्तार किया। तो अब देखिए मैंने भाई के ई पर रुक रही हूँ, कौन के कौ अक्षर पर रुक रही हूँ, क्योंकि वहां पर वॉवल साउंड है। मुझे विस्तार करने में, आलाप करने में, या मेरे मस्तिष्क में जो मेरी कल्पना चल रही है राग के विस्तार में, वो मुझे बहुत सहायक है। यहाँ पर कौना कौना गत भाई, मैं गत गत गाने को तो गा दूं, लेकिन वो उतना कंफर्टेबल नहीं है। गत भाई भाई
इसी को हम आगे और आपको विस्तार में इसकी अगली श्रृंखला में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है, मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीज़ समझ में आई होगी, और धीरे धीरे इसको जो हम और आगे एक्सप्लोर करेंगे और आगे आपको इस विषय पर बताएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगी। आगे हम कुछ और जानकारी इसके विषय में आपको देंगे।